हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 19 ऑफ अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी 2025 एज वेल एज अपकमिंग दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस आए तो किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू कैसे फ्रेम किया जा सकता है, किस तरह से आपको फंसाने के लिए, घुमाने के लिए किस तरीके के खेल खेले जा सकते हैं, उन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। अगर मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पर आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का इस्तेमाल करें ताकि एक अच्छा और इफेक्टिव आंसर आप लिख सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए एंड डज नॉट मैटर वॉट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज। ये सेशन आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी को, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको इनहेंस करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहेंस करेगा। तो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी बिगिन। शुरू करते हैं आज का सेशन 19 अगस्त 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला समाचार यह है that Supreme Court took suo motu cognizance of rape and murder of a postgraduate trainee doctor at RG Kar Medical College in Kolkata on August 9th। मतलब ये कि 9 अगस्त के दिन कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी जिनके साथ में ये ब्रूटल घटना घटी थी, और उसके बाद फिर काफी कुछ हो चुका है, काफी विरोध प्रदर्शन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस बात को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने अब सियो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। उन्होंने खुद जो है ये बोला है कि भाई अब ये पूरा का पूरा जो केस है, इसमें जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह हो गए हैं, जो हो रहे हैं और आगे जो भी चीजें होनी है वो सब हमारी गाइडेंस में होंगी या फिर हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार ये सारा का सारा काम किया जाएगा। अब ये जो सियो मोटो इंटरवेंशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पहले 13 अगस्त को कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर कर इस पूरे के पूरे केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कलकत्ता पुलिस से लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हैंडओवर कर दिया है। तो इस बात के इससे हुआ ये, इसके पहले जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया जा रहा था, मीडिया में जिस तरीके की रिपोर्ट्स वगैरह चल रही थी, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर कलकत्ता की जो पुलिस थी वो भी काफी क्रिटिसाइज हो रही थी एंड काफी लोग काफी तरीके के एलिगेशंस लगा रहे थे, बहुत से इश्यूज क्रिएट हो गए थे, मीडिया में बहुत सी बातें आ गई थी, बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे। तो उस सबके चलते हाईकोर्ट ने यह बोला कि बेहतर यही होगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करे एंड फाइनली उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो भी अब इस केस में आगे चीजें होने वाली हैं हमारे डायरेक्शंस के अंतर्गत होंगी और हम इसका सियो मोटो कॉग्निजेंस ले रहे हैं। अब इन सारी घटनाओं के बीच में एक बात और ध्यान रखने वाली है, इस घटना ने ना सिर्फ पूरे देश को झकझोर दिया है, इसने कहीं ना कहीं हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम महिला डॉक्टरों को लेकर कितना ज्यादा वल्नरेबल है इस बात की भी कलाई खोलकर रख दी है। 36 घंटे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर से या ट्रेनी डॉक्टर से, रेसिडेंट डॉक्टर से ड्यूटियां कराई जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत एक कह सकते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने की बात है। 36 घंटे की ड्यूटी मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा इरेशनल लगने लगती है। एक वक्त के बाद में आदमी की जो है मेंटल फैकल्टीज और शरीर साथ छोड़ने लगता है अगर फिर भी आप इतनी ड्यूटीज करा रहे हैं, महिला डॉक्टरों से भी ये ड्यूटी करा रहे हैं, और उसके बाद में उनकी फिर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जो 24 घंटे खुला रहता है। आपको दिन में भी महिला डॉक्टरों की वहां पर जरूरत पड़ेगी, आपको रात को भी वहां पर महिला डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। अब उनकी सुरक्षा की अगर कोई गारंटी नहीं है और इतने भयानक जघन्य अपराध हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे पूरे के पूरे आपके मेडिकल सिस्टम, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कलाई जो है वो खुलकर सामने आ गई। इसमें अब हुआ ये था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है इन्होंने इस बात को लेकर बकायदा एक 24 घंटे की नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कौन है? मॉडर्न मेडिसिन का सबसे लार्जेस्ट नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि अगर कोई डॉक्टर एमबीबीएस करता है मॉडर्न मेडिसिन में, जो एलोपैथी भी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद में वो चाहे तो इनका सदस्य बन सकता है और ये फिर सारे मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनको सामने रखती हैं, उनका एक फोरम है। इन लोगों ने बकायदा इस पूरी घटना को लेकर 24 घंटे की एक नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई थी और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोग एक सेफ्टी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और वो सेफ्टी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को हैंडओवर किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि डॉक्टर्स के साथ में पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या समस्याएं हैं,
विशेषकर जो महिला डॉक्टर्स हैं उनके साथ में क्या समस्याएं हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कहां कहां कमियां हैं, क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और भी जो दूसरी डिमांड्स या मांगे निकल कर आती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 36 घंटे की ड्यूटी वो लेडी डॉक्टर कर रही थी। अब 36 घंटे की ड्यूटी सुनने में एब्सर्ड लग रहा है, तो इस तरीके की जो एक आप कह सकते हैं सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहां पर इतने लंबे लंबे वक्त तक काम करवाया जा रहा है, और इस तरीके की दूसरी समस्याएं जो वर्किंग कंडीशन से जुड़ी हुई हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर अब एक सेफ्टी डॉक्यूमेंट बनाकर ये आईएमए की जो कमेटी इन लोगों ने बनाई है, ये फाइनली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को एक मेमोरेंडम जो है सबमिट करेंगे। और साथ ही साथ इसमें यह भी एक रोड मैप दिया जाएगा कि हेल्थ केयर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का और हेल्थ केयर में काम करने वाले जितने भी इंप्लॉइज हैं उन सबकी सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठाए जाना चाहिए, क्या क्या जरूरी जो चीजें हैं आपने करनी है। इन सारी चीजों को लेकर ये एक स्ट्राइक भी जो है सुप्रीम कोर्ट का सीओ मोटो कॉग्निजेंस बुलाने के पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कर दी गई थी। इसको लेकर पूरे देश भर में एक स्ट्राइक, और उसके बाद में ये सेफ्टी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करने की जो है शुरुआत हो चुकी है। अब ये जो पूरी न्यूज मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है, ये डिस्कस क्यों करी है, इसकी वजह यह है यहां से हमको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब इस केस ने ना सिर्फ पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, एक तरीके से 2012 में जो निर्भया का केस हुआ था उसकी यादें फिर से ताजा करवा दी हैं। महिला सुरक्षा को लेकर फिर से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं वुमेन सेफ्टी को लेकर फिर सवाल वगैरह जो हैं पूछे जाएंगे, और पूछे जाने भी चाहिए, वाजिब है। तो वुमेन सेफ्टी को लेकर अगर मेंस में क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं तो वहां पर आप ये सारी बातें कोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, स्टेट की कैपेबिलिटीज के ऊपर, उनकी एफिशिएंसीज के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टिगेशन है हाईकोर्ट के द्वारा चीफ सीबीआई को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उसके बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बकायदा एक सेफ्टी डॉक्यूमेंट बनाया है, और उस सेफ्टी डॉक्यूमेंट में उन्होंने पूरा रोड मैप दिया है कि आपने ये सारे काम करने हैं। तो इस तरीके के ऐसे अगर आप इन पॉइंट्स को कोट करते हैं तो मेंस में अगर महिला सुरक्षा के ऊपर, वुमेन सेफ्टी के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है तो इस एग्जांपल को जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, और इस एग्जांपल के साथ में आप में क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या इश्यूज हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के एग्जांपल के तौर पर आप बता सकते हैं, या जनरलाइज भी कर सकते हैं ऐसे सेक्टर्स को लेकर जहां पे महिलाओं को रात में भी काम करना पड़ता है, एंड फिर इनको सुधार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। इसमें फिर आप जो है सेफ्टी डॉक्यूमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज में मैंने और भी इसके पहले वाले जो दिन थे उनमें कवर किया था, तो उसमें आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनके भी मैं लिंक्स इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको भी देखिए, वहां से भी आपको और ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। एंड अगर वुमेन सेफ्टी के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है तो फिर आप एक अच्छा जवाब दे पाएंगे, एक अच्छा जो है जवाब आपका बनकर यहाँ से तैयार होगा। तो ये अपनी पहली न्यूज है, ये इसलिए मैंने शेयर की थी क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको यहाँ से काफी कंटेंट मिलता है। एक सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। 2024 का मेंस जो होने वाला है अभी इसमें भी आ सकता है, 25 में भी आ सकता है, 26 में भी आ सकता है, तो अपने को उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ना सिर्फ यूपीएससी के लिए, अगर आप स्टेट पीएससी में भी जाते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम मेंस में अगर नहीं भी आता है तो इंटरव्यू में अगर इसके ऊपर कुछ पूछ लिया गया तो आपके पास में कुछ बोलने के लिए कंटेंट होना चाहिए, और वो यहां से आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको बात करनी है एक नए फार्मिंग मॉडल के बारे में, और इसका नाम है प्री मॉनसून ड्राई सोइंग मॉडल, जिसको कई बार शॉर्ट में हम लोग पीएमडीएस भी बोलते हैं। तो प्री मॉनसून ड्राई सोइंग मॉडल क्या चीज होती है, इसको डिस्कस करने के पहले प्राइमरी सवाल कि आखिर ये प्री मॉनसून ड्राई सोइंग मॉडल पढ़ना ही क्यों है, इसके बारे में डिस्कशन करना ही क्यों। वजह यह है कि आंध्र प्रदेश में इस प्री मॉनसून ड्राई स्विंग मॉडल को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक सर्टेन इलाके में करवाया गया, और वहां पर यह देखा गया कि इसके लागू होने के चलते जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ गई। एंड वो टाइम पीरियड जब खेत जो थे किसान के वो पूरी तरीके से खाली पड़े रहते थे, और उससे ना किसान का कोई फायदा होता था ना प्रकृति का कोई फायदा होता था। तो वो दो एडवांटेज भी जो है आपको मिलने लगे कि जो नॉन फार्मिंग के टाइम पीरियड में जमीन खाली पड़ी रहती थी उस वक्त भी उसके ऊपर ग्रीन कवर आ गया, तो प्रकृति में भी कुछ ऑक्सीजन जा रही है, प्रकृति का भी फायदा हो रहा है। प्लस साथ ही साथ उस ग्रीन कवर से जो भी प्रोडक्ट मिलने वाला है उसको बेचकर किसान का नॉन फार्मिंग के टाइम पे जो बिल्कुल भी इनकम नहीं होती थी तो उसमें भी जो है उसकी इनकम जो है शुरू हो गई। तो ये दो एडवांटेजेस जो है आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिले। अब इसके बाद से जब से ये मॉडल सक्सेसफुल
सक्सेसफुल हुआ एक सर्टेन इलाके में, तो फिर आंध्र प्रदेश में इसका एक्सटेंशन और बढ़ाया गया, और इससे अब हो ये रहा है कि 365 दिन लगातार जो है आपकी जमीन खाली नहीं रहती, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहता है, ग्रीन कवर जो है वो बना रहता है। अब ये ग्रीन कवर बना रहने से प्रकृति का फायदा हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा जो भी है ठीक ठाक उसमें बनी हुई है, एंड दूसरा किसान को भी कुछ ना कुछ यहाँ से प्रोडक्ट मिलते रहते हैं, तो उनको बेचकर उसकी कुछ इनकम भी जो है लगातार होती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि किसान सीजन टू सीजन कमा रहा है, रबी के सीजन में कमा लिया या खरीफ के सीजन में कमा लिया, 365 डेज उसकी जो है कुछ ना कुछ आमदनी इस पर्टिकुलर मॉडल के चलते होती है। अब जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल है तो फिर देश के दूसरे इलाकों में भी इसको लागू करने के बारे में चर्चा होने लगी है, एंड इसके ऊपर छपने लगे बड़े बड़े आर्टिकल। तो 19 तारीख का जो अपना द हिंदू का न्यूज़पेपर है, इसमें इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छपा था, वहां से फिर ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए निकाली है। ये अपने को पता होनी चाहिए, और अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया गया कि ये पीएमडीएस क्या होता है, या इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ गया जिसमें इसके क्वालिटीज के ऊपर या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, तो अपने को फिर पता होना चाहिए। मेंस में अगर कुछ लिखने के लिए आ गया जीएस 3 में, जीएस 1 में, जीएस 2 में, तो अपने को कुछ नॉलेज इसके बारे में थोड़ा होना चाहिए। इसलिए ये प्री मानसून ड्राई सोइंग मॉडल का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो भूमिका हो गई कि इसको पढ़ेंगे क्यों। अब देखते हैं कि ये चीज होती क्या है। It is a method of growing crops in non-farming season such as before the monsoon, during summer और after खरीफ। तो प्री मानसून ड्राई सोइंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है या फिर एक ऐसा मेथड है जिसमें खेतों में क्रॉप्स तब उगाए जाते हैं जब जनरली खेती बाड़ी नहीं होती है। ऐसे टाइम पीरियड जिसको हम लोग नॉन फार्मिंग सीजन बोलते हैं, अगर उस वक्त में भी हम लोग खेती बाड़ी किसी तरह से कर सकें, खेतों में कुछ लगाकर उगा सकें, तो उसका जो मेथड है, उसका जो प्रोसेस है, वो कहलाता है प्री मानसून ड्राई सोइंग मॉडल। अब जनरली वो टाइम पीरियड कौन सा है जब नॉन फार्मिंग का पीरियड रहता है? सबसे पहला जो ऐसा फेज है वो आता है समर्स के वक्त में, दूसरा मॉनसून के जस्ट पहले, और तीसरा खरीफ के बाद। थोड़ा सा समझते हैं। भारत में जनरली खेतीबाड़ी होती है जैसी मानसून आता है, मानसून की बारिश जैसी पड़ना शुरू होती है तो खरीफ की फसल लगाई जाती है। उसके बाद सर्दियों के पहले तक ये फसल पूरी पनपती है, अच्छे से उगती है, उसके बाद में इसको काटा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। उसके बाद दिवाली आ जाती है, दिवाली के बाद में कुछ वक्त में सर्दियां शुरू हो जाती हैं और फिर रबी की फसल लगाई जाती है। रबी की फसल फिर अब गर्मियां जब तक आती है तब तक वो पूरी तैयार होती है और उसके बाद में कट कटा के वो मार्केट में आती है। 2-3 महीने जो गर्मियों के सीजन के रहते हैं उसमें किसी तरीके की कोई खेती बाड़ी नहीं होती है और आपके जो खेत हैं वो खाली पड़े रहते हैं। फिर प्री मानसून का कुछ टाइम पीरियड आता है जब शाम के वक्त में थोड़ी बहुत बारिश हो गई कुछ वक्त तक के लिए, थोड़े वक्त के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ और उसके बाद फिर उतनी गर्मी पड़ने लगी जितनी पड़ रही थी। तो इस तरीके का जो ड्यूरेशन होता है वो प्री मानसून का होता है। जनरली ऐसे टाइम पीरियड पे भी भारत में खेती बाड़ी ज्यादातर जगहों पर नहीं होती। फिर मानसून आता है, मानसून के साथ में फिर से खरीफ का जो सीजन है वो शुरू हो जाता है और फिर आपकी खेती बाड़ी होने लगती है। तो पॉइंट यह है कि जो ये टाइम पीरियड है, सबसे पहला गर्मी का वक्त, दूसरा जो ये प्री मानसून का वक्त होता है, और तीसरा जब खरीफ की फसल काट दी गई है और उसके बाद 1-1.5 महीना जो या 2 महीने के करीब जो है आपका खेत खाली पड़ा रहेगा। ये 3 ड्यूरेशन ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन फार्मिंग सीजन या फिर नॉन फार्मिंग ड्यूरेशन। इस वक्त में भारत में जनरली खेती नहीं होती है। तो अब किया ये, अब इस टाइम पीरियड में अगर खेती नहीं हो रही है इसका मतलब आपका ग्रीन कवर जो है खेत के ऊपर वो गायब है। अगर ग्रीन कवर नहीं है इसका मतलब उस फसल से जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाना था वो नहीं जाएगा, प्रकृति को जो फायदा होता था वो नहीं होगा। दूसरा, कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिर इससे कोई पैसा नहीं आएगा, तो किसान को इस वक्त में कुछ खाने कमाने के लिए नहीं मिलेगा। इन दोनों चीजों को दूर करने के लिए यह टेक्निक जो है डेवलप की गई थी। इसमें अब किया यह जाता है कि ये जो नॉन फार्मिंग के सीजन्स हैं उसमें भी जो है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है लगाया जाता है और उससे कुछ ना कुछ आपकी आमदनी जो है होती रहती है। और ग्रीन कवर 365 दिन जो है खेत के ऊपर मेंटेन रहता है और इससे प्रकृति का भी जो है कुछ ना कुछ फायदा होता रहता है। उसमें भी जो ऑक्सीजन वगैरह जो जाना है और जो कार्बन सिंक के तौर पर इसको बिहेव करना है इस ग्रीन कवर को, वो चीज भी जो है चलती रहती है। तो दूसरे शब्दों में प्री मानसून ड्राई सोइंग मॉडल एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से जमीन को 365 दिन तक के लिए हम लोग हरियाली से ढककर रख सकते हैं, ग्रीन कवर दे सकते हैं। अब कई लोग ये बोलेंगे कि अगर आप 365 दिन तक लगातार खेतीबाड़ी करोगे तो फिर खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी, या और इससे फर्टिलिटी अगर कम होगी तो फिर जो आपके मेन फार्मिंग के सीजन है उसमें फिर जो आपकी उपज आने वाली है उसमें कमी आएगी। इस बात का भी इस पर्टिकुलर मॉडल में ध्यान रखा गया है। ये जो नॉन फार्मिंग सीजन हैं इसमें इस तरीके की चीजें लगवाई जाती हैं इन पर्टिकुलर खेतों में जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होने की जगह बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, इन्वायरमेंट का
का कंजर्वेशन बढ़ता है, एंड अगला जो आपका फार्मिंग सीजन आने वाला है जमीन उसके लिए ज्यादा उर्वरक क्षमता के साथ में तैयार हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह की प्रक्रिया अच्छे से होती है और बाकी सारी चीजें होती हैं, तो इससे उर्वरक क्षमता जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज और इस पर्टिकुलर चीज के चलते जो एक किसानों में प्रैक्टिस होती है पराली जलाने की, या फिर वो जो लेफ्ट ओवर बचा रहता है कि वो पूरे के पूरे खेत में आग लगा दी जाती है, वो एक चीज करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एक ड्यूरेशन में जो काफी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में जाता था, उस चीज से भी जो है ये पीएमडीएस का मॉडल हमको बचाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, पीएमडीएस क्या है? एक ऐसा तरीका है जिससे 365 दिन ग्रीन कवर मेंटेन रखा जाता है खेतों के ऊपर, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। नॉन फार्मिंग सीजन में ये सारी प्रक्रिया की जाती है, फार्मिंग सीजन के लिए जमीन को ज्यादा बेहतर तैयार कर देता है। लास्टली इससे किसान को एक्स्ट्रा इनकम भी जो है उसकी एक्स्ट्रा इनकम भी होती रहती है, और एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ उसका भी जो है प्रॉस्पेरिटी वगैरह बढ़ती है। पीएमडीएस मॉडल इनेबल्स फार्मर्स टू टेक होम 3 क्रॉप्स इन एन ईयर इवन इन रेन फेड कंडीशंस इन सेमी एरिड एरियाज। अब पीएमडीएस की एक और इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि ऐसे इलाके जहां पे बहुत कम बारिश होती है, इस तरीके के इलाके जहां पे बहुत कम बारिश होती है उसको अपन लोग या तो एरिड एरियाज बोलते हैं या फिर सेमी एरिड एरियाज बोलते हैं। तो ऐसी जगह जहां पे पानी की बहुत कम मात्रा मौजूद है, बहुत कम बारिश होती है, एरिड एरियाज या सेमी एरिड एरियाज, जैसे पंजाब नॉर्थ का इलाका हो गया, हरियाणा तरफ का, पंजाब का जो कुछ सर्टेन इलाका है जो एरिड रीजन्स में आता है, राजस्थान का कुछ पोर्शन वगैरह हो गया, डेक्कन के कुछ पर्टिकुलर इलाके इस तरीके के आते हैं, या फिर आपका जो रेन शैडो का इलाका है वेस्टर्न घाट्स का, वो सारा का सारा इलाका हो गया। तो ये जो ऐसे इलाके जहां पे कम मात्रा में पानी गिरता है, कम मात्रा में बारिश होती है, इस तरीके के एरिड या फिर सेमी एरिड इलाके जहां पर साल भर में एक फसल या फिर एक क्रॉप करना भी जो है बहुत मुश्किल या चैलेंजिंग हुआ करता था, ये जो पूरा का पूरा आपका प्री मानसून का जो ये पूरा मॉडल है पीएमडीएस का, इसकी मदद से ऐसी ऐसी जगहों पर भी आप 3-3 फसल जो है साल में निकाल पा रहे हो। आप सोच के देखिए, एक पर्टिकुलर रीजन जहां पे मुश्किल से एक क्रॉप होता था, साल में एक फसल होती थी, अब उसकी जगह अगर 3 फसलें या फिर 3 क्रॉप्स होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम जो है बढ़ेगी। और सेमी एरिड एरियाज में अगर ये पर्टिकुलर चीज अगर करवाई जा रही है तो इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी नहीं है, या फिर मिनिमम पानी से भी आपका काम चल जा रहा है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। और फिर वही बात आ जाती है कि किसान अगर खुश रहेगा, क्योंकि या फिर अगर यूं बोलना चाहिए कि हमारी जो फार्मिंग सेक्टर में लगी हुई जनता या पॉपुलेशन अगर खुश रहेगी तो देश खुश रहेगा। क्योंकि आज की तारीख में भी भले ही एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में उतना ज्यादा नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में उतना ज्यादा नहीं है, बट हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन करती तो खेती बाड़ी है। अब खेती बाड़ी कर रही है और अगर इस मॉडल की मदद से उनकी परिस्थितियां सुधर रही हैं, पूरे देश में अब लागू करने को बातें हो रही हैं, कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बात की बात है, बट जितने इलाकों में लगाया गया अगर वहां पे परिस्थितियां बदली हैं, इसका मतलब काम की चीज है, बढ़िया मॉडल है, और इसके चलते ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो याद रखना है, पीएमडीएस के ऊपर क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला तो इसको एरिड या फिर सेमी एरिड इलाकों में करवाया जा सकता है, जहां पे प्रचुर मात्रा में बारिश होती है वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो फिर आप वैसे ही जो है खेती बाड़ी अगर नहीं भी कर रहे हो तो सब्जी भाजी लगा लोगे। सेमी एरिड इलाकों में या एरिड इलाकों में जहां पे पानी की कमी है, जहां पर साल भर में एक फसल निकल कर आ रही थी, वहां पर भी 3-3 फसलें आपको दे देता है। खासियत क्या है, साल भर आपका ग्रीन कवर मेंटेन रहता है 365 दिन, एंड इसके अलावा जनरली इसमें जो सोइंग की जाती है वो नॉन फार्मिंग के ड्यूरेशन टाइम पीरियड में या फिर ऐसे सीजन में की जाती है जिसमें फार्मिंग की एक्टिविटीज नहीं होती हैं। और ये भारत में कहां पे लागू करवाया गया था सबसे पहले, तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और क्योंकि ये सक्सेसफुल हुआ है इसलिए इसके ऊपर अब बातें हो रही हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है पूरे के पूरे देश में लागू करवाया जाए। इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है, एंड अगर मेंस में आपको लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, दैट आई कैन गारंटी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसका नाम है बाउंड्री प्लांटेशन। It is a low cost technique that has dual benefit of soil and water conservation and is a mean of sustainable agriculture intensification. It helps to increase crop yield without expanding farmland. मतलब एक ऐसा तरीका या फिर एक ऐसा मेथड है, ये जो बाउंड्री प्लांटेशन है, ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से दो चीजें होती हैं। एक तो सॉइल का कंजर्वेशन होता है, साथ ही साथ वाटर का कंजर्वेशन होता है, प्लस आप ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हो, एंड बिना जमीन की मात्रा बढ़ाए आपका जो आउटपुट है या फिर आपका जो फार्मलैंड की एक्टिविटीज है, आपकी जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाती है। समझते हैं थोड़ा सा। सपोज कर लीजिए कि ये आपका खेत है,
अब इस खेत में आप कोई पर्टिकुलर चीज जो है उगा रहे हो। जनरली आपने नोटिस किया होगा जो खेत की मेड़ होती है उसके आसपास में काफी सारा थोड़ा बहुत जो जमीन है आपको छोड़ना पड़ती है। अब अगर इस जमीन पर आपने काफी सारे ये जो मेड़ है, मेड़ मेड़ के इलाके पे अगर आपने काफी सारे पेड़ लगा दिए, तो इससे होगा ये कि जब आप पानी दोगे अपने खेत में तो जनरली यहाँ से मिट्टी जो है मेड़ से वो काफी सारी मिट्टी जो है वो कटना शुरू हो जाती है, वो मिट्टी कटना बंद हो जाएगी क्योंकि जो पेड़ आपने लगा के रखे हुए हैं साइड में चारों तरफ वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। दूसरा, अगर इसी तरीके से आपने एक पर्टिकुलर इतने इतने क्षेत्र में जो है एक सर्टेन तरीके की क्रॉप लगाई है और उसके बाद में फिर आपने एक लाइन में जो है आपने पेड़ खड़े कर दिए, फिर आपने एक दूसरा क्रॉप लगाया और फिर आपने जो है उसके बाद एक बाउंड्री बना के यहाँ पे पेड़ खड़े कर दिए और फिर ये तीसरा क्रॉप लगा दिया। ये नोटिस किया गया है कि इन पेड़ों के चलते इस पूरे के पूरे आपका जो खेत है उसका आउटपुट बढ़ जाता है। ये जो पेड़ आपने यहाँ पे लगा रखे हैं बाउंड्री पे और यहाँ पे जो पेड़ लगा रखे हैं इससे आपको जो फल मिलेंगे वो तो मिलेंगे मिलेंगे, मगर नोटिस ये किया गया है कि ऐसा बाउंड्री प्लांटेशन करने के बाद में जो उर्वरक क्षमता होती है जमीन की वो बढ़ जाती है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से जितनी मात्रा में आपको आउटपुट मिलता जब ये पेड़ नहीं लगाए गए थे उससे ज्यादा मात्रा में आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा जब ये पेड़ लगा दिए गए। तो इससे होगा ये कि आपकी क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी बिना आपकी जमीन का एरिया बढ़ाए। जितना आपको पता चला कि जितना क्रॉप आउटपुट आपको इतने खेत में मिल रहा है ये बाउंड्री प्लांटेशन करने के बाद में, उसके लिए आपको इतना खेत और लेना पड़ता है, इतनी जमीन आपको और लगती। तो ये शामिल किए बिना सिर्फ यहाँ पे पेड़ लगा के बाउंड्री पे चारों तरफ में और बीच बीच में इस तरीके से आप अपनी क्रॉप की यील्ड बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है। बाउंड्री प्लांटेशन क्या है? एक लो कॉस्ट टेक्निक है। पेड़ लगाने में कितना आपका पैसा लगता है, जो बीज लगेंगे वो, और उसके बाद में उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बीच बीच में उसमें शायद कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डालना पड़ेंगे और कुछ थोड़ा कीटनाशक वगैरह डालना पड़ेंगे कि उसको कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए उसके उगने का जो फेज होता है उसमें। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है। फायदा क्या होता है? एक तो आपकी मिट्टी नहीं कटती है, जो खेतों के साइड से जो मेड़ है उसकी मिट्टी नहीं कटती है, कम मात्रा में आपको पानी की जरूरत पड़ती है, जो पानी आपने जो डाला है खेत में पेड़ की जड़ें उसको फिर पकड़ कर रखती हैं, नमी मेंटेन करके रखती हैं। एंड ये जो पेड़ लगाए जाते हैं इसके चलते उर्वरक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि बिना जो आपका फार्म लैंड है उसको एक्सपेंड किए, जितनी जमीन पे आप खेती कर रहे हो उस जमीन का रकबा बढ़ाए बिना, कम जमीन में जितनी आपकी जमीन है उसी में से एक तो आपको जो पेड़ लगाए उसका आउटपुट मिलने वाला है, बट साथ ही साथ आपको इसका जो पर्टिकुलर जो क्रॉप्स आपने लगाए हैं उसमें भी आपको ज्यादा इंक्रीज आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें बाउंड्री प्लांटेशन के तहत में होती हैं। तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज है, इसके ऊपर एक सवाल पूछा जा सकता है। ना भी पूछा जाए तो फिर आपके जो फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के तरीके हैं, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के तरीके हो गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो गई। इन सारी जगहों पर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, ये बाउंड्री प्लांटेशन वाले एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं और इससे आपका जवाब जो है ज्यादा इफेक्टिव निकल कर आएगा, आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। प्रीलिम्स में या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में तो सीधा सीधा ही पूछा जा सकता है बाउंड्री प्लांटेशन क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। तो एक तो इसमें पैसा नहीं लगता, लो कॉस्ट है, पेड़ लगाए जाते हैं, उससे पानी और सॉइल का कंजर्वेशन होता है और आउटपुट बढ़ा देता है बिना किसी भी तरीके की जमीन या फार्मलैंड या जमीन जो है उसका रकबा इंक्रीज किए बिना। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो इसके आपको देखने को मिलता है। तो अपने को ये याद रखना है, प्री मॉनसून सोइंग मॉडल पीएमडीएस और उसके बाद में बाउंड्री प्लांटेशन क्या चीज होती है। इन दोनों में से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी लिखने के लिए इसमें से काफी कुछ आ सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अगली न्यूज, जितने भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं, रेलवे का पेपर हो गया, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो गया और इसके अलावा सीएचएसएल का हो गया, यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है, दूसरी स्टेट पीएससीज वगैरह हैं, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम का है। यूपीएससी में शायद इसकी पूछे जाने की संभावना कम है, बट एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, इन एग्जामिनेशंस में इसके आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। तो न्यूज जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में है जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है एंड करेंटली इसका जो 10th एडिशन है, इसका जो 10वां संस्करण है वो श्रीलंका में चल रहा है। 12 से लेकर 25 अगस्त तक के बीच में ये पूरी एक्सरसाइज कंक्लूड होगी। तो अपने को ध्यान रखना है, 2-3 सवाल यहां से बनते हैं। पहला तो ये कि मित्र शक्ति क्या है, एक नेवी टू नेवी एक्सरसाइज है, आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज है, कैसी एक्सरसाइज है? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है। कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? एक तो इंडिया हो गया ऑब्वियसली, और दूसरा कौन सा है? श्रीलंका हो गया। एंड काफी लंबे वक्त से चल रही है। इसका 10वां संस्करण जो है रिसेंटली अभी ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। तो ये भी अपने को याद रखना है। अगर ये पूछ लिया गया कि नवा संस्करण
संस्करण है, पहला संस्करण है, दूसरा संस्करण है, 5वां है, 15वां है, 25वां है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है 10th। 10वां संस्करण जो है मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में हाल फिलहाल चल रहा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में शायद ना पूछा जाए, संभावना कम है, होने को कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है, बट बाकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे रेलवे और दूसरे जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये इंफॉर्मेशन अपने काम की है, तो उसके लिए अपने को इसको ध्यान रखना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। तो अगला समाचार यह है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल passed away in Chennai. He suffered cardiac arrest. He was in Chennai to take part in an official function. इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल साहब हैं, जिनका नाम राकेश पाल था, इनकी मृत्यु हो गई है चेन्नई में। वहां पर ये एक ऑफिशियल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने गए थे। इस फंक्शन में डिफेंस मिनिस्टर को भी आना था, डिफेंस मिनिस्टर इनफैक्ट मौजूद भी थे, और वहीं पर आउट ऑफ नोवेयर इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आया, और इसके चलते हृदय गति रुकने से इनकी वहां पे मृत्यु हो गई है। अनफॉर्चुनेट डिमाइज इनका वहां पर हो गया। अब कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एक ऐसी चीज, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं है कब जो है ये चीज आ जाए, तो इसके चलते इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। फोटोग्राफ देख लीजिए इनकी, ये 59 ईयर्स ओल्ड थे एंड कोस्ट गार्ड को हेड कर रहे थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ही वॉज अ वेरी वेल डेकोरेटेड ऑफिसर एंड उस पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इनकी ये फोटोग्राफ है। अब ये न्यूज मैंने आपसे शेयर क्यों करी है, इसकी वजह है, इसके दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहला तो जितने भी हमारे वन डे एग्जामिनेशंस हैं, या फिर यूं बोलना चाहिए कि ऐसे एग्जाम्स जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्सन इन न्यूज का जो सेक्शन होता है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिसेंटली डायरेक्टर जनरल जो कोस्ट गार्ड के थे जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम बताइए, या फिर राकेश पाल जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई है जो डायरेक्टर जनरल थे, वो किस आपकी फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे वो बताइए। तो दोनों कंडीशंस में हमको नाम याद रखना पड़ेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड इनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्टर जनरल राकेश पाल। सर्विंग चीफ थे, तो इसलिए और ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। अच्छा, एक चीज यहीं से और बनती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि शायद इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो नेवी का ही पार्ट है, इंडियन नेवी का पार्ट है। इनफैक्ट इनकी यूनिफॉर्म देखेंगे तो भी आपके मन में यही आएगा कि यार इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इनके जो डीजी साहब थे उनकी यूनिफॉर्म एग्जैक्टली इंडियन नेवी की जो आपकी यूनिफॉर्म होती है उससे मैच कर रही है। तो हो ना हो, नेवी जो ये जो कोस्ट गार्ड है वो इंडियन नेवी का पार्ट है, ये सच नहीं है। इंडियन नेवी अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और कोस्ट गार्ड जो है अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, आते दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही है। और कोस्ट गार्ड की जो प्रोमिनेंट जिम्मेदारी है वो ये है कि जब शांति काल चल रहा है, जब युद्ध नहीं चल रहा किसी के साथ में, जब पीस का टाइम है, तब इंडिया की जो प्रोमिनेंट मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं, जो आपकी समुद्री सीमाएं हैं, उनको गार्ड करने की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर रहती है। अब अगर किसी के साथ में वॉर लग जाए तब इंडियन नेवी जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट रोल अपना ले लेती है, मगर जब शांति काल है तब कोस्ट गार्ड के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है इंडिया की जितनी भी बॉर्डर्स हैं या बाउंड्रीज हैं उनकी देखरेख करने की। तो ध्यान रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी के अंडर नहीं आती, इंडियन नेवी का पार्ट नहीं है, ये अपने आप में एक सेपरेट फोर्स है। मगर ये जैसे दूसरी आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं, बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, ये सारी, तो वो लोग सब आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। मगर इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आती, वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत में ही आती है, मगर ये इंडियन नेवी का पार्ट नहीं है। तो यूनिफॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी राकेश पाल सर जो है, इनके बारे में ध्यान रखना है, पर्सन इन न्यूज में आने वाले 6-8 महीनों में जितने भी वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। चलें, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। Indian Railway will develop a master clock system for synchronization of time within the applications and systems across its network। मतलब ये कि भारतीय रेलवे एक मास्टर क्लॉक सिस्टम डेवलप करने वाली है या करना शुरू कर चुकी है, जिसकी मदद से इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं और जितने भी सिस्टम्स हैं भारतीय रेलवे के, इसके पूरे नेटवर्क में, उन सब के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हो सके। तो ये न्यूज डिस्कस करने के पहले हमको दो शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और दूसरा ये मास्टर क्लॉक सिस्टम क्या होता है। इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे फर्दर इस न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, तब ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में 3 मशीनें हैं, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये तीनों मशीनें एक ही वक्त पर चालू हो,
एक ही वक्त पर बंद हो और एक सर्टेन पैटर्न में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट होकर काम करें। तो पहले तो मुझे इनके बीच में कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी इस तरीके की कि आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए, और उसके बाद में फिर अगर इनको फिर एक ही लेट से मेरे पास एक बटन है, उस बटन को जैसे ही मैंने दबाया तो ये तीनों एक साथ काम करना शुरू करें, एक सर्टेन सामंजस्य में एक दूसरे के साथ में काम करें, एक सर्टेन रिदम में एक दूसरे के साथ में काम करें, और उसके बाद में जैसे ही मैं इस बटन को ऑफ करूं तो ये वैसे वैसे ही बंद हो जाए। तो अगर मेरे पास ये तीन मशीनें हैं जो आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं कि ये एक साथ चालू होती हैं, इनके एक सर्टेन पैटर्न में ये काम करती हैं, उसके चलते मुझे एक सर्टेन तरीके का आउटपुट मिलता है, और जैसे ही फिर मैं उसको बंद करता हूं तो ये एक साथ बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा मशीनें हो या कोई और चीज हो जो एक सर्टेन तरीके के सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक सर्टेन तरीके के पैटर्न में जो है वो इंटरलॉक्ड है, तो इस तरीके की एक साथ वो काम करना शुरू करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो काम करते हैं, और फिर जैसे ही आप बंद करवाओगे काम तो वो इकट्ठा जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। ये जो व्यवस्था है इसको सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, मास्टर क्लॉक सिस्टम का मतलब क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज चल रही हैं। लेट से कोई फैक्ट्री है, उसमें लेट से 20 डिपार्टमेंट्स हैं, इन 20 डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है, और अगर इनके बीच में किसी भी तरीके से ये जो इंटरकनेक्शन है उसमें कोई दिक्कत आएगी तो पूरी की पूरी फैक्ट्री का ऑपरेशन जो है डिस्टर्ब होगा। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे आपस में डिपार्टमेंट्स या फिर आपस में सिस्टम्स वगैरह इंटरकनेक्टेड हैं, और उनमें से किसी एक के भी डिस्ट्रप्शन होने से अगर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रप्शन ना हो उसके लिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि इनके बीच में टाइम का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही बना रहे। इनके बीच इनको जिस पर्टिकुलर टाइम को ध्यान में रखकर काम करना है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, उसमें एक सेकंड का भी जो है हेरफेर नहीं होना चाहिए। जैसे रेलवे की बात कर लेते हैं कि अब दो जोन्स हैं, दो रेलवे के जोन्स हैं और वो आपस में ट्रेन को चलाते हैं। अब अगर उनके बीच में टाइम जो है उसमें 5 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि मेरे लिए जब 9 बज रहे हैं तो सामने वाले के लिए या तो 9:05 हो रहे हैं या 8:55 हो रहा है। अब ये जो 5 मिनट का एरर आ रहा है, कायदे से उसकी घड़ी में भी 9 बजने चाहिए, मेरी घड़ी में भी 9 बजने चाहिए, अगर मैं सीमलेसली जो है आपका सारा जो भी आपका काम करवाना चाहते हैं हम लोग। बट अगर लेट से किसी वजह से 5 मिनट का डिफरेंस आ गया, तो ये 5 मिनट के डिफरेंस के चलते पता चले इतना बड़ा हादसा हो जाए जिसमें कई लोगों की मौत हो सकती है, या फिर नहीं भी हो तो ट्रेन आपस में टकरा जाए, खाली ट्रेनें, और उनका नुकसान हो सकता है। तो ऐसी पर्टिकुलर जगहों पर जहां पर आपस में डिपार्टमेंट्स बहुत सारे इंटरकनेक्टेड है या मशीनें बहुत सारी इंटरकनेक्टेड है, इस तरीके की चीजें हैं जहां पर टाइम का एरर जो है बिल्कुल बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफिक गलतियां करवा सकता है और बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स करवा सकता है, जहां पर आपको एग्जैक्टली सेम टाइम, प्रिसाइज टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वहां पर ये व्यवस्था डेवलप की जाती है जिसको बोला जाता है मास्टर क्लॉक सिस्टम। इसकी मदद से होता यह है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इस सिस्टम से अपना टाइम मैच करते हैं, और इसका टाइम जो है वो प्रिसाइज होता है। इसके चलते उनके बीच में आपस में जो टाइम डिफरेंस है उसके एरर की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और उसके चलते किसी तरीके के उनके आपस में जो इंटरकनेक्टेड जो काम है उसमें किसी तरीके के एरर या फिर किसी तरीके के एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। तो ये तो इन दोनों शब्दों का मतलब हुआ कि मास्टर क्लॉक सिस्टम और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। अब समाचार क्या है कि भारतीय रेलवे बहुत जल्दी इस मास्टर क्लॉक सिस्टम डेवलप करेगा ताकि उसके जितने भी सिस्टम्स और एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से वो इतना बड़ा सिस्टम पूरे देश में चला रहे हैं, अपने इतना बड़ा नेटवर्क मेंटेन कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हो सके। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा, इन सारी चीजों को हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हैं। तो पहला समाचार कि इसको बनाया ही क्यों जा रहा है, अब तक जैसी व्यवस्था चल रही थी वही चलने देते। अगर अभी तक अपन लोग इस मास्टर क्लॉक सिस्टम के बिना अपना इंडियन रेलवे चला रहे हैं तो अब बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब है why being made necessity of keeping uniform time across all systems and applications involved in train operations arose following difficulties in accident investigations। तो हुआ क्या, रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि काफी सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, खास तौर पे उड़ीसा में जो वो भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 200 से ज्यादा जाने गई थी, वो एक स्पेसिफिक एक ट्रेन एक्सीडेंट है जिसको अपने को ध्यान रखना है, और उसके बाद भी काफी सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। इन सारे एक्सीडेंट्स के जब इन्वेस्टिगेशन रेलवे ने करना शुरू किया कि भाई ये इतने ट्रेन एक्सीडेंट्स क्यों हो गए या फिर एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि जितने भी आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं इंडियन रेलवे के, उन या जितने भी आपके एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं, इनमें टाइम की यूनिफॉर्मिटी नहीं है, टाइम में कुछ ना कुछ एरर है, और कई जगहों पर ये एरर बहुत ज्यादा है। इसके चलते एक तो प्रॉपर फंक्शनिंग इंडियन रेलवे की अब तक जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं एरर जो है नुकसान तो करवा ही रहे थे, मगर जब ये एक्सीडेंट्स होते हैं तब इनके इन्वेस्टिगेशंस में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में, बिकॉज ये जो टाइम का एरर आपका बहुत ज्यादा चल रहा है। अब रेलवे में तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम जो है प्रिसाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा बहुत जो 5-7 मिनट का 10 मिनट का डिफरेंस है, जब तक उसके चलते कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। मगर जब एक्सीडेंट्स होने लगे और इन एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए, और इन्वेस्टिगेशन में फिर जब प्रॉब्लम आने लगी कि ये टाइम में जो एरर आ रहा था अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग एप्लीकेशंस में, उसके चलते रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह क्या है। तो यहां से इन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब में यूनिफॉर्म टाइम हो, एक्यूरेट टाइम हो और एग्जैक्ट टाइम हो। तो यहां से जो है ये व्यवस्था आपकी जरूरी हो गई कि जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके एनालिसिस में ये बात समझ में आई है कि जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पा रही, और दूसरा हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से, किस पर्टिकुलर सिस्टम के फेलियर के चलते या किसके मैल फंक्शन के चलते कि ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि टाइम एग्जैक्टली आपका मैच नहीं हो पा रहा है सबके बीच में, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बना नहीं हुआ है, तो इसके चलते दिक्कत आ रही है। यहां से फिर इन्होंने डिसाइड किया कि एक मास्टर सिस्टम बनाने की जरूरत है। Currently, railway has manual method of station masters setting time on instruction of section controllers। तो अभी के समय में व्यवस्था क्या है कि अलग अलग स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर्स हैं वो अपने अपने स्टेशन के दायरे में जितने भी सेक्शन कंट्रोलर्स आते हैं, जो पूरा आपका पूरा ये जो ट्रेन की फंक्शनिंग वगैरह को कंट्रोल करते हैं, अब कौन सी ट्रेन कितने टाइम पर छोड़नी है, किसको कहां पर रोकना है, किसको कितनी देर के लिए रोकना है, इन सारी चीजों को लेकर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं वो स्टेशन मास्टर के द्वारा दिए जाते हैं। और ये जो सारा टाइम वगैरह है ये स्टेशन मास्टर खुद जो है मैनुअली अपने स्टेशन से भरता है, और उसी की मदद से फिर ये सेक्शन कंट्रोलर अपनी व्यवस्था चलाते हैं। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो स्टेशन मास्टर जो अपना टाइम का सोर्स ले रहा है वो कौन सा है, जो अलग अलग आपके स्टेशन मास्टर्स हैं जो अपने टाइम के सोर्स ले रहे हैं उनके बीच में कितना एरर आ जाता है, और फिर जो टाइम उन्होंने लिया है, जो फिर उन्होंने टाइम भरा है, और अब ये जो टाइम वगैरह भरे गए हैं इसके चलते ट्रेन ऑपरेशंस में अलग अलग जोन में जो है कितना कितना डिफरेंस आ जाता है। इसके चलते काफी सारा जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रिसिशन बिल्कुल नहीं था, यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। रेलवे क्या कर रहा था, मैनुअल मेथड इस्तेमाल कर रहा था। हर एक स्टेशन का स्टेशन मास्टर अपनी तरफ से जो है मैनुअली जाके इंस्ट्रक्शन सेक्शन कंट्रोलर्स को इंस्ट्रक्शन में अपना टाइम भरता था और उसके अकॉर्डिंग वो लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो इसके चलते अलग अलग, अब मेरी घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है, किसी की घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है, किसी की घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है। अब हमारी घड़ियां कितनी गलत चल रही हैं आपस में, अब मेरी घड़ी और मेरे बाद वाले की जो हमारी घड़ियां जितनी गलत चल रही हैं, एग्जैक्ट टाइम से हम दोनों के बीच में कितना एरर आ जाएगा, ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला क्रिएट करके रखा हुआ था। साथ ही साथ एट प्रेजेंट also in present system zonal railways across the country is use various systems sourcing time from different sources। वही बात कि अभी जो आपके अलग अलग जोन्स हैं रेलवे के, अलग अलग जोन्स में वो अपने लिए टाइम का जो आपका जो टाइम मैनेज करना है अपने अपने जोन में, उसके लिए वो अलग अलग सोर्सेस के टाइम का इस्तेमाल कर रहे थे। कोई आपका क्योंकि जो टाइम के अब अलग अलग जो सोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे थे उसके चलते भी जो ये जोन्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस है उसमें काफी ज्यादा एरर क्रिएट हो रहा था। तो दो जगहों पे प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम क्या है, एक पर्टिकुलर जोन में आपके जो स्टेशन मास्टर्स हैं वो मैनुअली टाइम सेट कर रहे हैं। अब ये जो मैनुअल टाइम सेट किया जा रहा है इसमें कितना एरर आ रहा है, उसके चलते आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक जोन में जो ट्रेन चल रही हैं उनके बीच में टाइम में कितना ज्यादा एरर आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डिफरेंट जोन्स हैं, इन डिफरेंट जोन्स ने अपने अलग अलग टाइम के स्टैंडर्ड्स ले रखे हैं। डिफरेंट टाइम के जो है स्टैंडर्ड्स आपने ले रखे हैं, या फिर अलग अलग सोर्सेज आपने मान रखे हैं। इसके चलते अब ये जो अलग अलग जोन्स हैं इनके बीच में भी टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जा रहा है, और उसके चलते भी काफी ज्यादा एरर आ रही है। इन सारी समस्याओं का एक ही सोल्यूशन निकल कर आया कि भैया हमको एक यूनिफॉर्म टाइम सिस्टम चाहिए, जिसके चलते एक तो अलग अलग स्टेशन मास्टर्स जो हैं उनके जो ये जो अपना ये टाइम वगैरह भरते हैं आपके सेक्शन कंट्रोलर्स वगैरह के लिए, इसमें कोई एरर ना है। दूसरा जो अलग अलग जोन्स हैं उनका भी टाइम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ताकि उनके भी आपस में जो ऑपरेशन हो रहा है और कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन आपका जरूरी हो जाता है।
But now with the increased use of technology, the synchronization arose not only for proper functioning of train operations and management, but post facto analysis of the train accidents. तो इनका कहना यह है कि अब अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करा लेते हैं, एक तो एक जोन में जो अलग अलग स्टेशन मास्टर्स अपना मैनुअल टाइम भर रहे हैं, एक तो ये चीज अगर हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, और दूसरा जो अलग अलग जोन्स के बीच में टाइम डिफरेंस में एरर आ रहा है बिकॉज वो सब अपने अपने अलग अलग टाइम सोर्सेस को लेकर चल रहे हैं, अगर ये हटता है तो इससे एक तो हमारी खुद की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो मैनेजमेंट है वो इंप्रूव हो जाएगा, और लास्टली अगर किसी वजह से, एक तो एक्सीडेंट्स वगैरह इससे टाले जा सकते हैं, इससे बचा जा सकता है, बट उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट्स हुए तो उनका एनालिसिस करने में ज्यादा आसानी होगी। रेल एक्सीडेंट एग्जैक्टली किस कारण से हुआ, किस वजह से हुआ, वो हमको जल्दी पता चल जाएगा, ज्यादा प्रिसिशन के साथ में पता चल जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में आसानी होगी, एंड जो भी फिर उसमें सुधार करना है उस इंप्रूवमेंट को भी हम लोग जल्द से जल्द करवा सकते हैं। इन सारी चीजों के चलते ये जो पर्टिकुलर टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी वगैरह का जो इस्तेमाल है, ये इंपॉर्टेंट बन गया है, ये अब अवश्यम भी बन गया है, इसके बिना काम चल नहीं पाएगा। The sequence of events with accurate time is essential for authorities investigating the circumstances that led to accidents. Mismatch in time recorded by station master, crew, data logger and inbuilt system in locomotive will lead to confusions in probe. वही बात है, उसी बात को आगे बढ़ाया है कि एक्सीडेंट होने के पहले एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, जब इसका एनालिसिस किया जाता है, पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको एग्जैक्टली जो टाइम वगैरह है एक्यूरेट पता रहे कि भाई पहले ये चीज घटी थी, फिर इतने बजे फिर ये चीज घटी थी, फिर इतने बजे ये चीज घटी थी, और फाइनली उसके बाद में एक्सीडेंट हुआ था। तो जब आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को स्टडी करना शुरू करते हो जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ था, अब यहां पर अगर टाइम एक्यूरेट रहेगा तो आपको इसका इन्वेस्टिगेशन करना आसान हो जाएगा, उन सर्कमस्टांसेस को समझना, सिस्टम में फेलियर कहां पर आया था उस चीज को समझना आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आ रही है इन्वेस्टिगेशन में कि स्टेशन मास्टर ने एक टाइम रिकॉर्ड किया था, उसने अपने क्रू को, सेक्शन कंट्रोलर्स को एक अलग टाइम बताया, डाटा लॉगर एक होता है उसमें एक अलग टाइम गया आपके पास में, स्टेशन आपके जो लोकोमोटिव्स होते हैं, इंजन्स में एक आपका खुद का इनबिल्ट सिस्टम होता है टाइम मेंटेन करने के लिए, उसमें कुछ और टाइम गया है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, तो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं प्रोब में कि गलती किससे हुई, प्रॉब्लम कहां पर आई, क्या कोऑर्डिनेशन में जो है मिसमैच हुआ था जिसके चलते एक्सीडेंट हो गया। अब एक तो यहां से फिर वही बात जो मैंने रिपीट करी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है, और आप एग्जैक्टली पकड़ नहीं पा रहे हो कि प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी, गलती किसके चलते हुई, और आगे फिर किस चीज को जो है लेकर हमको इंप्रूवमेंट करना है। ये सारी की सारी इश्यूज जो है वो क्रिएट हो जा रहे हैं। फिर वही बात कि टाइम जो है उसमें डिफरेंस है, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए फाइनली मास्टर क्लॉक सिस्टम लगाएंगे। अब ये जो मास्टर क्लॉक सिस्टम है, इट विल एक्ट एज टाइमिंग सोर्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड सिस्टम्स बीइंग यूज्ड बाय रेलवेज, और ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सारी इश्यूज के चलते फाइनली अब ये मास्टर क्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल होगा, और इस मास्टर क्लॉक सिस्टम की मदद से अब ये जितने भी आपके स्टेशन मास्टर हो गया, क्रू हो गया, डाटा लॉगर हो गया, इनबिल्ट सिस्टम, लोकोमोटिव, और इसके अलावा जो जो आपके सिस्टम्स हैं सब में एग्जैक्टली एक टाइम जाएगा, उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, एफिशिएंटली वो काम कर सकेंगे, मैनेजमेंट उनका ठीक रहेगा, और उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट होता है तो कम से कम जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको स्टडी करना है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद में फाइनली जाके एक्सीडेंट हुआ, उसमें फिर कोई आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, और आपको जल्दी से जल्दी जो है पता चल जाएगा कि फेलियर आया कहां था, दिक्कत कहां पर हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि आप ये जो मास्टर क्लॉक सिस्टम बनाने वाले हो, इसमें आप टाइम लोगे कहां से, किसका आपका जो टाइम का सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, आप अल्टीमेटली ये सोर्स कहां से उठाओगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल्स का कहना है एक बार ये सिस्टम जब बनकर पूरा तैयार हो जाएगा, तब या तो हम लोग इस सिस्टम के लिए आपका जो नाविक सिस्टम है, द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, या तो हम लोग इस सैटेलाइट, 7 सैटेलाइट्स का पूरा जो सिस्टम है, हम लोग जिसको कई बार इंडियन जीपीएस भी बोला जाता है, हम लोग या तो इससे टाइम लेंगे, नहीं तो फिर जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, इसका जो टाइम का स्टैंडर्ड है हम लोग उसका टाइम लेकर चलेंगे, इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर का टाइम लेकर चलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे सिस्टम के लिए ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है, ज्यादा एसेसिबल कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट जो है वो कौन सा रहेगा। तो दो में से किसी एक का जो है ये लोग टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, या इनमें से जो भी है किसी एक का जो टाइम है उसको अपने सोर्स के तौर पर ये लोग इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब ये जो न्यूज है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया। रेलवे में काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसके चलते रेलवे जो है वो काफी न्यूज में बना हुआ है, तो उसमें तो सवाल आने की संभावना है। और एनटीपीसी का पेपर आने वाला है, आरआरबी का, जेई का पेपर आने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर आने वाला है। इन सारे पेपर्स वगैरह में इसमें से न्यूज आने, इस पर्टिकुलर न्यूज में से कुछ पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बनती है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात
कि ये जो मास्टर क्लॉक सिस्टम है क्यों डेवलप किया जा रहा है, ताकि सिस्टम्स के बीच में पूरे रेलवे नेटवर्क में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हो सके, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। दूसरा पॉइंट जो है, आज की तारीख में हम कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है टाइमिंग वगैरह के लिए, मैनुअल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके आने के बाद में क्या क्या फायदा हो जाएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है, एफिशिएंसी डेवलप हो सकती है, एंड अगर एक्सीडेंट्स वगैरह होता है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर ये सिस्टम बनकर तैयार होता है जब भी, तो ये सिस्टम टाइम अपना कहां से उठाएगा, सोर्स क्या रहेगा उसका, तो या तो आपका नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन जो 7 सैटेलाइट्स का सिस्टम है वहां से उठाया जा सकता है, या फिर आपका इंडियन नेशनल जो फिजिकल लेबोरेटरी है इसके टाइम स्टैंडर्ड को लिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की ज्यादा एसेसिबल और ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। रेलवे के जितने एग्जामिनेशन हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 20 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इसे शेयर करें, एंड जितना हो सके उतना ज्यादा इस वेंचर का फायदा उठाएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू, जय हिंद।